अस्सलामुअलैकुम। प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सभी। आप इस प्रोग्राम में उन शख्सियात से मिलते हैं जो हमारे लिए प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, फ़ख्र पाकिस्तान। आई फील वेरी प्राउड कि मैं उन शख्सियात से गुफ्तगू करती हूँ और बात करती हूँ, उनकी जर्नी, उनका सफ़र, उनका अप डाउन, वो सारा सुनती हूँ उनके लबों से। लेकिन अक्सर प्रोग्राम्स में वो लोग जाते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, लेकिन वो जब भी प्राइड ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं तो कहते हैं पहली बार हम अपनी बात करें, क्योंकि हमेशा हम दूसरी प्रॉब्लम्स की डिस्कस हमेशा करते हैं। लेकिन सभी जब प्राइड ऑफ पाकिस्तान में आते हैं तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हम पाकिस्तान का एक हिस्सा हैं। और यकीन करें इस प्रोग्राम का मकसद है कि वो तमाम लोग जिनके लिए वो इंस्पिरेशन है, जो वाकई में वो इस तरह या इन जैसा बनना चाहते हैं, वो इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें। और ये उन लोगों के लिए भी है जो आगे अपने कोई गोल रखते हैं, कुछ एम रखते हैं, जैसे उनका कोई मकसद है, तो वो इन शख्सियात का इंटरव्यू ज़रूर देखें, क्योंकि ये है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और बिल्कुल आज भी हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है। अगर मैं ये कहूँ हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है, मैं बिल्कुल उसी शख्सियत की बात करना चाहूँगी जिन्होंने अपने घर को भी देखा, एक अपना घर, एक हम सब का घर पाकिस्तान, उसका भी हिस्सा बनी और बड़ी डिग्निटी के साथ, सिंसेरिटी के साथ अपने प्रोफेशन को एक कदम ब कदम लेके चली और बड़े खुलूस से दिल से अपनी जान की परवाह किए बिना माशाअल्लाह वो कदम आगे बढ़ाती चली गई। और अगर मैं उनकी पीछे ज़रा सा चली जाऊं, लेकिन मैं चाहूँगी कि जब मैं उनके पास जाऊं, उनसे बात करूं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि वो कहाँ से चली थी। लेकिन इस वक्त मेरे लिए वो एक ऐसी शख्सियत है, डायनामिक पर्सनालिटी, पावरफुल वुमेन, सुपर्ब लेडी, बात करती हैं तो दिल में उतर जाती हैं, वेरी हम्बल, वेरी काइंड। बट उनकी डेजिग्नेशन ऐसी है कि जब मैं ये कह रही हूँ वेरी हम्बल एंड वेरी काइंड, लेकिन वो उनके प्रोफेशन का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने फेस करना होता है क्राइम को, क्रिमिनल को, तो वो अपने अंदर ख़ुद इतना बड़ा पावर रखती हैं कि सामने वाले बंदे को अपनी ज़बान से, अपनी खूबसूरत काइंड ऑफ पर्सनैलिटी से बिल्कुल ज़ेर कर सकती हैं। और वो हमारे साथ कौन है? शी इज़ अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, SP कंप्लेंट सेल ईस्ट लुबना टिवाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। प्राइड ऑफ पाकिस्तान में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, बात करने का। आई फील वेरी प्राउड कि आज आपने अपना आज मैं बताऊँ ना, 6 मंथ से मैं इनको इंट्रैक्शन कर रही हूँ और इन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। ये इनकी खूबसूरती है और इन्होंने मना नहीं किया। लेकिन ऑफ कोर्स इनके कुछ काम ऐसे हैं, वर्क ऐसा है। अगर मैं इनकी बचपन की बात करूँ, उनके पास जाने से पहले फिर एक बार मैं ये कहूँगी, सबसे पहले जब जो लोग टीचिंग में आ जाए ना, तो उनके अंदर लीडरशिप सलाहियतें बड़ी उमंड के सामने आती। वो कहीं पर भी अपने प्रोफेशन में किसी भी जगह पर काम करेंगे तो उनके अंदर सब लोगों को लेके चलने की बड़ी पावर होती है। टीचर फील्ड में थी, उसके बाद फिर आगे मूव किया, पुलिस में आई, फिर आगे मूव किया, FIA में अपनी एक खूबसूरत जो है वो इक़्तिदार संभाला, ये कहूँगी। उसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं इसलिए। उसके बाद फिर पुलिस में और SP। पहले आपको सलाम और फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, माशाल्लाह आपको SP का भी ओहदा मिल गया। मैं एक छोटे से अल्फाज में अगर मैं कहूँ, दरिया को कूज़े में बंद करने के मैं कहूँगी, लगता है जैसे मैं कहूँ कि लुबना दीवाना, बचपन कहाँ गुज़रा, एजुकेशन कैसे हासिल की, फिर टीचिंग का सफ़र, फिर पुलिस में डिपार्टमेंट में आने का सफ़र, कैसा रहा आपका? आपके प्रोग्राम में आज ये फ़ायदा होगा कि बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। लुबना टिवाना आपने बता दिया मेरा नाम है। टिवाना मेरा फैमिली नेम है। टिवाना दरअसल कबीले का नाम है हमारे, जिसका ताल्लुक़ पंजाब से है, राजपूत हैं और बेसिकली ज़मींदार फैमिली है। ज़्यादातर जो मेरे चाचा और जो रिलेटिव्स हैं वो ज़मींदारी के बाद फ़ौज की नौकरी में ज़्यादा गए और उसके बाद जो है फिर अपने बिज़नेस वग़ैरह। टिवाना ख़ानदान में पहली फ़ीमेल मैं हूँ जिसने पुलिस डिपार्टमेंट का इंतख़ाब किया और पुलिस में आई।
बचपन से अगर शुरू करें तो पैदाइश मेरी फैसलाबाद की है। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने कराची में जॉब शुरू कर दी। पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में, और जहाँ पे असला, उसके वेपन्स और उसके पुर्ज़े वग़ैरह बनते थे। वहाँ पे मेरे वालिद साहब डिप्टी मैनेजर थे। वहीं की कॉलोनी थी, वहीं का स्कूल था जहाँ से हमने अपनी बचपन की आगाज़ किया। और मैट्रिक मैंने किया आर्मी पब्लिक स्कूल से, राशिद मिनास रोड पर। उस वक्त उसका नाम COD पब्लिक स्कूल होता था। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की PECHS कॉलेज से। ग्रेजुएशन के बाद मैं फ्री थी कुछ अरसे ना, कोई उस वक्त जॉब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो टीचिंग करनी चाहिए, देखूं। तो टीचिंग में वहाँ पे जिस स्कूल से अर्ली हमने तालीम शुरू की थी KG क्लासेस से, वहीं पे मौका मिल गया। तो मैंने वहाँ पे अपना प्राइमरी सेक्शन से शुरू किया। 1 साल तक मैंने वहाँ पे टीचिंग की। छोटे बच्चों से पहले कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन जब मैंने टीचिंग की तो मुझे छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होने लग गया, और उनकी छोटी-छोटी शरारतें और उनकी वो जो छुप-छुप के शरारत करते थे और फिर मिस्कीन बन जाना, हमने तो कुछ किया नहीं है, मासूम शरारतें, तो वो मैंने बड़ा एन्जॉय की उस चीज़ को। टीचिंग ख़त्म होने के बाद मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे कौन-सी जॉब करनी चाहिए, ग्रेजुएशन कर लिया है। तो 2 जॉब्स में ज़रा अट्रैक्शन नज़र आई। एक तो उस वक़्त बड़ा वो होता था कि GPIA में चले जाएँ, एयर होस्टेस बन जाएँ, एक ग्लैमर है, जो सुनी-सुनाई थी, देखी हुई तो नहीं थी। फिर दूसरा उसी वक़्त मेरा जो है ये पुलिस में ऑफ़र्स आईं। इश्तिहार आया अखबार में, वो देखा, तो मैंने दोनों में अप्लाई कर दिया। ये फिर सरप्राइज। मेरे इत्तेफ़ाक से जो अपॉइंटमेंट लेटर आए, वो भी दोनों एक साथ ही आ गए, कुछ दिनों के वक़्फ़े से। तो मैंने उसके अंदर फिर एनालाइज़ किया कि मुझे कौन-सी जॉब मैं कर सकती हूँ, तो मुझे पुलिस की जॉब ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आई। देखिए, मुझे एक्सपीरियंस दोनों जॉब्स का नहीं मुझे था। कभी ऐसा लग रहा है कि आपने कहा कि दोनों जॉब्स में आपने अप्लाई किया, आपको यूनिफॉर्म बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब है आपकी पर्सनैलिटी, इट्स मीन कि होता है ना अट्रैक्शन ऑफ द ड्रेसिंग, तो बड़ी काउंटेबल है। तो दोनों जगह आपने अप्लाई किया, चलें जी, आपने फिर सिलेक्शन की कि ये ज़्यादा फिर अच्छी। मैंने इसको दोनों को एनालाइज़ किया, तो मैंने कहा अगर मैं PIA में जाती हूँ या इवन कोई सी भी मैं जॉब में जाती हूँ, तो वहाँ मेरी पोजीशन जो है वो डिफेंडिंग रहेगी, ठीक है। और लेकिन अगर मैं पुलिस में आती हूँ तो मेरी जो पोजीशन है वहाँ पे एज ए अथॉरिटी रहेगी, कि मेरे पास अथॉरिटी है, लेकिन उस अथॉरिटी का मैंने इस्तेमाल क्या करना है कि जैसे अगर मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो जाए तो मुझे पुलिस के पास ही जाना है, कोई इंसाफ लेने के लिए या पॉजिटिव सोच है, इमरजेंसी उसके पॉजिटिव। लिए, हेल्प के लिए। तो जब मैं खुद पुलिस में हूँ तो मैं तो हर एक की हेल्प बगैर किसी उसके कर सकती हूँ, ऑर्डर्स के। तो मैंने जब इसको एनालाइज किया तो मैंने पुलिस के लिए अपना जो है जहन बनाया, और मैंने उसको इंटरव्यू वगैरह दिया जाकर सारा। फिर आपने पुलिस में आप आ गई। अच्छा, जब आप ऑफ कोर्स, अब मैं आपकी खुद एक वर्किंग को, प्रोफेशन को 28 साल कहना आसान है हो चुके हैं। अब मैं 28 साल पहले की लुबना टिवाना का देखती हूँ, यंगेस्ट, प्रीटी तो अभी भी माशाल्लाह बहुत है, तो यंगेस्ट थी हैं, खूबसूरत थी, अनमैरिड हैं, फिर पुलिस में आ गई। अब मैरिड में अनमैरिड में गई, अनमैरिड थी जब गई थी, दैट्स गुड। अच्छा, उस वक्त थी तो आप सोचे ना कि आप इतनी खूबसूरत और यूनिफॉर्म में, तो उसकी फीलिंग आपकी कैसी थी जब पहली बार आपने वेयर किया था यूनिफॉर्म? हाँ, और मैं लेके जाना चाहती हूँ, बचपन में बहुत अच्छा मज़ा आएगा। देखिए, हमने जब अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई, तो पूरी 1 साल की एकेडमिक ट्रेनिंग थी PTC सईदाबाद से। मैं और मेरे साथ मेरी बैचमेट थी फराह अमरीन, वो भी अभी SP हैं, और टोटल हम 2 लड़कियां थे, और वहाँ पे जो तकरीबन कोई 23-2400 लड़के थे, डिफरेंट कोर्सेज पर आए हुए थे जी, और हम सिर्फ 2 लड़कियां थे। तो हमारा बैच जो अपर कर रहे थे लोग, उस वक्त सब इंस्पेक्टर के लिए आए हुए थे, वो हमारा उनके साथ बैच मिला दिया था, और वो हमारे बड़े अच्छे वहाँ पे यादगार लम्हात हैं। उसमें हमने सारी ट्रेनिंग ली पुलिस की, जिसके अंदर रनिंग थी, जिसके अंदर फाइटिंग थी,
वेपन चलाना सिखाया, लॉ पढ़ाना सिखाया, परेड थी, ड्रिल थी, सारे हमें पूरी ट्रेन किया उन्होंने। उसके बाद जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो हमारा होता है पुलिस का डी कोर्स होता है जिसमें हम थाने में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। उस वक्त फिर हम पासिंग आउट हो गए जब, तो हमने फुल यूनिफॉर्म पहनी। ट्रेनिंग में जो है बैजेस नहीं लगाते, ठीक है। तो जब हमने बैजेस वगैरह लगा लिए तो वो बड़ा यादगार दिन था। उस दिन बड़ी तस्वीरें वगैरह खिंचाई और मुझे आज भी अपनी वही तस्वीर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जो मैंने फर्स्ट डे यूनिफॉर्म, फुल यूनिफॉर्म के साथ पहनी थी। वो कभी ना भूलने वाला है। और जितना मतलब एक खुशी थी कि बस जैसे सब कुछ अचीव कर लिया है। क्या बात है। मेरे जहन में आप ऐसे आ रही हैं जैसे वो जब कोई चीज़ पहली बार ऐसी मिलती जिसकी आप विश करते हैं वो आपको मिल जाए। अच्छा, बेसिकली मैं ये कहूँगी जब आपने यूनिफॉर्म पहना आपका काम तब शुरू हुआ था, मैं ये समझती हूँ। अब आपके पास जिम्मेदारी आ गई क्योंकि यूनिफॉर्म पहनना नहीं है, अब हमारे पास एक जिम्मेदारी है बीइंग अ पाकिस्तान। और उसको आपने क्या समझती हैं कि मैंने जब आपने स्टार्ट किया, मदर ने क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्स के, फादर ने, होते ना कुछ विशेज़ होती हैं बेटा अब आपने ये, अब इसको लेके कैसे चलना है, ले तो लिए अब चलना कैसे, क्या सोचा था उसके बाद? अच्छा देखें, जब मैं पुलिस का जब जॉब्स आई थी तो मैंने अपने ज़ाहिर पेरेंट्स से पूछना था। उस वक्त शादी तो हुई नहीं थी, तो वही मेरे सरप्रस्त थे। तो उनसे जब मैंने पूछा तो मुझे दोनों ने अप्रिशिएट किया, अम्मी ने भी किया और अब्बू ने भी किया। मेरे वाले साहब खुद क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके हैं, उस वक्त भी जॉब में थे, तो वो मुझे बहुत बेहतर गाइड करते थे क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट के सारा पता था कि किस तरह से सर्विस होती है, किस तरह से मैनेज रखना होता है हर मामले को। और जब यूनिफॉर्म जिस दिन पहनी थी तो ज़ाहिर है उस दिन तो सारे घर वाले ही बड़े सब खुश थे, अप्रिशिएट कर रहे थे इस बात को। और मेरे पेरेंट्स की तरफ से जो है हमेशा मुझे यही मिला कि मुझे अपनी जॉब जो है वो बहुत ईमानदारी से करनी चाहिए और अपनी जॉब के ऊपर ग्रिप रखनी है, काम सीखना है। क्योंकि अगर मुझे जितना अच्छा काम आता होगा उतना अच्छा मैं उसको कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई काम ही नहीं आएगा, मुझे पुलिसिंग का ही कुछ पता नहीं होगा तो मैं कैसे करूँगी। मेरे पास कोई कंप्लेनेंट आ जाए मैं कैसे उसे डील करूँगी अगर मुझे पता ही नहीं होगा, लॉ नहीं पता होगा, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, अगर तो मैं उसे नहीं सेटिस्फाइड नहीं कर सकती किसी को। तो ये मुझे घर से जो है करेज मिलती रही हमेशा हर दौर में, चाहे मैं किसी भी फील्ड में रही, किसी भी जगह मेरी ड्यूटी रही। तो मेरी अम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना समझदार किस्म के लोग, दूरअंदेश, वो उस तरह से थी। तो वो मतलब एक कहने को घरेलू खातून थी, लेकिन उनका विजन बहुत ज़्यादा था। मैं ये सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ फैसलाबाद की लड़की, मैं अगर पीछे जा रही हूँ 30-40 साल पीछे, फैसलाबाद की लड़की और मूव किया माँ बाप की सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। और वो लड़की और फील्ड बिल्कुल ऑपोजिट। एक पुलिस में पेरेंट्स बहुत मुश्किल से एग्री होते हैं, बहुत कम, 100 में से 2% एग्री होते हैं कि हाँ मेरी बच्ची पुलिस में। आपके पेरेंट्स ने कितना कहा कि किसी ने तो मना किया होगा, नहीं यार ये क्या कर रही हो लुबना, ऐसा कहाँ से डिसीजन दे रहे हो, किसी ने मना किया? अब मैंने देखें सिर्फ मैंने अपने वालिद और वालदा से ही इसको मैटर को डिस्कस किया था, या मेरी बड़ी बहन जो हैं राहिला टिवाना, वो खुद उस वक्त मिनिस्टर थी सोशल वेलफेयर की 94 में। परवाह तो नहीं, मुझे तीनों तरफ से ये अप्रिसिएशन मिली थी, तो किसी से कुछ सपोर्ट पूछने अच्छी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि वो मुझे परवाह नहीं, और ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि मेन जो मेरे सपोर्टर हैं वो तो मेरे घर के ही लोग हैं ना। तो जब वो एग्री हैं, किसी ने डराया नहीं कि डाकू हमला कर देंगे तो लुबना कहीं छुप तो नहीं जाएगी? वो तो अभी भी लोग पूछते हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो आप क्या, या आपको डर नहीं लगता, तो वो तो वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ। लेकिन आप लोगों ने परवाह नहीं की और आप लोग डटी रही, मैं डटे रहूँ कहूँगी, डटी रही और उस जगह से हिले ही नहीं, ये बड़ी बात है। और ऐसी बहुत सारे इनके साथ डिज़ास्टर आए हैं जहाँ पर इन्होंने अपने आप को एज अ जो उनकी एक कहते हैं ना जब वर्दी है उसको सबसे पहले आगे रखा जाता है और अपनी जान को पीछे रखा जाता है। तो हम इनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है। मेरे साथ एसपी लुबना तिवाना साहिबा मौजूद हैं और आप देख रहे हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ।
बार फिर खुशामदीद कहती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में, और मेरे साथ हैं एसपी साहिबा लुबना तिवाना साहिबा। और बात करें, बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू चल रही है, इनके बचपन की जर्नी भी बात हो रही है लुबना साहिबा की। और उन्होंने बताया कि भाई किस तरह वो स्कूल कॉलेज फैसलाबाद से जो इनका सफ़र शुरू हुआ पेरेंट्स के साथ, और फिर इन्होंने ट्रेनिंग ली, पुलिस में आई, और फिर इन्होंने यूनिफॉर्म भी पहन लिया। अब यूनिफॉर्म की जो है ना, ये फोर्सेस का यूनिफॉर्म नॉट ए ईजीएस्ट जॉब। देखिए हम लोग किसी भी प्रोफेशन को, कोई भी लेडी अगर जैसे बैंक में चली जाए या किसी और जगह जाए, तो उसका एक ख़ास डोमेन होता है। उन्हीं लोगों को, जो लोग इनसे डोमेन में होते हैं, उन्हीं को एंटरटेन करना होता है, उनका काम मसले हल करने। लेकिन जब हम फोर्सेस की यूनिफॉर्म पे वेयर कर लेते हैं ना, तो फिर हमारा जो है ना वो शान आन बान की बात हो जाती है। फिर एक लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने को तैयार होते हैं। ये उनसे पूछेंगे क्या ऐसा होता है कि ये फीलिंग आती है कि जब आपके साथ कोई भी इंट्रैक्शन, कोई अल्लाह न करे डाकू सामने आ गए, तो फिर आप अपनी जान की परवाह किए बिना आप कूद पड़ती हैं मैदान में? क्या वर्दी की इतनी पावर होती है? उस वक्त पाकिस्तान दिल में धड़क रहा होता है। एक बार फिर मैं वार्म वेलकम करूंगी मैम आपको लुबना तिवाना साहबा। बात हो रही थी आपकी स्कूल से आगे पुलिस में आपने ट्रेनिंग ली बाकायदा, फिर आप यूनिफॉर्म आपने पहन लिया। तो और प्रोफेशन में एक लेडी को और इस प्रोफेशन में लेडी में जब यूनिफॉर्म पहने तो क्या फीलिंग आती है और क्या जिम्मेदारी क्या बढ़ जाती है? जी, काफ़ी वाज़ेह फ़र्क है जब हम यूनिफ़ॉर्म पहन लेते हैं। इवन सिर्फ हम पुलिस में नहीं, अगर जो भी यूनिफ़ॉर्म एजेंसीज़ हैं, फोर्सेस हैं, तो उसमें यूनिफ़ॉर्म पहनने के बाद सबसे ज़्यादा जो आपके जो पहला चेंज आता है, आप में कॉन्फिडेंस का आता है। आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब मैं जैसे यूनिफ़ॉर्म में होती हूँ जिस टाइम, तो मैं अगर चाहे रात का टाइम हो या कोई किसी भी तरह की सिचुएशन हो, तो मैं उस वक़्त ये समझती हूँ मेरे पीछे मैं एक अकेले नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरी यूनिफ़ॉर्म की ताकत है। तो वो जो मुझे कॉन्फिडेंस होता है ना अपनी यूनिफ़ॉर्म का, अपनी पुलिस बरादरी का, और नॉट इवन सिर्फ मेरी पुलिस, मैं कहीं पे भी अगर यूनिफ़ॉर्म में खड़ी हूँ और मैं उसमें कहीं किसी के हेल्प के लिए, फ़र्ज़ करें मुझे दूसरे लोगों की ज़रूरत है, तो वो मेरी यूनिफ़ॉर्म को देखते हुए मेरे साथ आके खड़े हो जाएंगे और मुझे हेल्प आउट करेंगे, या जिसके लिए मुझे मदद चाहिए वो करेंगे। तो ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो जितना वर्किंग एरिया है उसी में हो। अगर मैं कराची से बाहर गई हूँ तो भी मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। मैं कहीं मुल्क से बाहर गई हूँ तो मैं वहाँ पे भी यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। जैसे मैं मिसाल दूँ, यूएन मिशंस होते हैं जिन कंट्रीज़ में जो किसी न किसी वजह से उनकी हुकूमत में कुछ ख़राबी आती है, और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशंस होती हैं, और जहाँ पीस मिशंस कायम किए जाते हैं, और फिर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की पुलिस और फ़ौज के लोगों को बुला के और वहाँ पे वो सर्विसेज दी जाती हैं। तो उस वक्त जब हमारी पुलिस भी जाती है तो वो वहाँ पे वही काम करती है जो हम अपने कंट्री में कर रहे होते हैं, वही पुलिसिंग होती है कि उनकी हेल्प करें। तो सबसे तो वाज़ेह फ़र्क ये होता है कि जब आप यूनिफ़ॉर्म जॉब में आते हैं तो आपको दूसरी जॉब्स से आप सुपर इसलिए हो जाते हैं कि आप में एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको पूरी सपोर्ट मिल रही होती है दूसरी यूनिफ़ॉर्म एजेंसीज़ की। और हर जगह पे, जैसे मैं मिसाल दूं कि अगर मुझे कहीं मैं जाती हूँ, फ़र्ज़ करें रोड पर मेरी ही गाड़ी ख़राब हो गई है, तो मैं वैसे होती कहीं बैंकर हूँ, कहीं प्रोफेसर हूँ, कुछ है, तो मैं सोचूंगी, डरूंगी क्या करूँ। तो मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, मैंने कोई चलती मोबाइल को हाथ दिया, रोक लिया, या कोई और मैं यूनिफ़ॉर्म। मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा मैं एयरपोर्ट से नाइट ड्यूटी करके आ रही थी और उस वक्त मेन शारे फैसल पे धरना था किसी सियासी पार्टी का, तो उन्होंने पूरे रोड ब्लॉक किए हुए थे। अब मैंने नाइट ड्यूटी की हुई थी और टाइम हो रहा था तकरीबन, बल्कि यूँ मैं आपको इवेंट भी बता दूँ कि 18 अक्टूबर का दिन था, और उस दिन वो यादगार मना रहे थे शोहदा 18 अक्टूबर की, तो उसकी वजह से जगह जगह रोड जो है वो इस तरह से ब्लॉकेज हो रहा था। तो मैं एयरपोर्ट के पीछे वो सच्चल वगैरह के इलाके से सुपर हाईवे पर निकली। अब मैं आ गई और रात की जागी हुई, और उस वक्त जो है तकरीबन कोई 12:30-1 का टाइम हो रहा था दिन का। बहरहाल मैंने किसी से पूछा कि भाई ये सुपर हाईवे पे निकलेगी ये रोड, तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे वो आगे ट्रक जा रहा था, उन्होंने कहा जी आप इधर साइड से चली जाए। मैं साइड से चली तो गई, लेकिन वो रास्ता बिल्कुल ही डैमेज, टूटा हुआ। वहाँ जाके मेरी गाड़ी का एक टायर ब्रस्ट हुआ, फिर दूसरा भी हो गया, और बिल्कुल आप यकीन करें वो वीराना था, वहाँ कोई आदमी नहीं, कोई ज़िंदा इंसान नहीं।
अब मैं थोड़ा सा मैं परेशान हुई कि क्या करूं, लेकिन मैं थी यूनिफॉर्म में। तो यूनिफॉर्म का वो जो मेरे साथ वो सिक्योर फीलिंग थी ना, उसकी वजह से मुझे कोई डर नहीं हुआ। कुछ दूर मैं उसी तरह अपनी गाड़ी आगे ले गई, कुछ दूर मुझे मिनी बसेस वगैरह खड़ी हुई नज़र आई, तो मैंने कहा यहाँ मेरा काम हो जाएगा। कोई तो आगे से एक मोटरसाइकिल पे यूनिफॉर्म में कोई एएसआई साहब आ रहे थे। उन्होंने मुझे जब यूनिफॉर्म में देखा, हालांकि मैं एफआईए की यूनिफॉर्म में थी उस वक्त और वो पुलिस में थे, लेकिन वो मुझे देख के रुक गए। उन्होंने मेरे से पूछा, फिर उन्होंने कहा मैडम आप इधर बैठे हैं। मेरी गाड़ी के दोनों टायर उन्होंने बनवा के वहाँ से दिए मुझे। ये एक मॉरल सपोर्ट है कि दो एजेंसीज़ हैं। उस वक्त मैं एफआईए में थी और वो पुलिस में थे, लेकिन मेरी हेल्प उन्होंने की। तो इस तरह हम पूरे पाकिस्तान में जो पुलिस है वो सबके लिए, पूरे हम सिर्फ एक शहर के लिए नहीं है, हम पूरे यानी कि ये कहने का पाकिस्तान के मकसद लिए। है आप लोग भी बहुत सारी चीजें फेस करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से करते हैं। अच्छा कि वो ही होता है ना, कोई और होता है इतनी सोहनी कुड़ी कितने बिनान रास्ते में जा रहे हो, फंस जाओगी तुझी, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं कहा हो कि जान दो दबंग लेडी और जान खुद दो भी इनको। अगर दिल में आता है तो मैं कहती हूँ मैं पुलिस वाली हूँ, मुझे किसी से डरने की क्या बात है। और मैं आपको बताऊँ हमारा किस तरह से ये डर निकलता है जब हम फील्ड वर्क में आए। क्योंकि एक साल जब ट्रेनिंग का कर लिया तो फिर फील्ड वर्क में आए, एसएचओ विमेन पुलिस स्टेशन लगी मैं, और उस वक्त जो है फिर अपने केसेस इन्वेस्टिगेट किए। हम रेड्स पर जाते थे और बड़े ऐसे ऐसे रेड्स में सिचुएशन अचानक ख़राब हो जाती है कि जब मरने मारने वाली पोजीशन आ जाती है। आपको नहीं पता कि आगे जहां आप गए हैं वहाँ से रेजिस्टेंस किस तरह का आएगा। हो सकता है आगे वो जाएं तो आप वो फायर खोल दें। ऐसे कई बार हमारे साथ हुए। लेकिन उस वक्त बजाय कि ये वो परेशान हो जाएं या डर जाएं, तो उस वक्त और ज़्यादा हिम्मत होती है कि हमने इस वक्त ना सिर्फ अपने आप को सिक्योर करना है, जो हमारे साथ पुलिस पार्टी है हमने उसको भी सिक्योर करना है। और एफआईए में और मेरी पुलिस से मैंने जितनी ये ट्रेनिंग और ये सिचुएशंस मैंने देखी, सीखी या उसको फेस किया, वो मुझे एफआईए में बहुत काम आई। क्योंकि एफआईए में इस तरह की वर्किंग थी नहीं, लेकिन मैं ट्रेंड थी पुलिस की, तो मुझे वहाँ जाके ज़्यादा कामयाबी इस वजह से भी हुई कि मेरी ये जो ट्रेनिंग थी वहाँ काम आती थी। वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि कई दफ़ा हम रेड्स में गए हैं और उधर से चारों तरफ से उन्होंने बंद कर दिया हमें, और अब हम बंद हो गए, ब्लॉक हो गए, अब क्या करें। ऐसे में अपना दिमाग इस्तेमाल किया, डर नहीं आने दिया और अपने साथ अपने बाकी साथियों को भी बचाया मैंने। मेरे साथ ऐसे 2-3 दफ़ा वाक़यात हुए। यानी कि अपनी जो है फेस करना, अपनी ज़िंदगी को भी फेस करना और साथ में अपने साथियों को भी फेस करने की बड़ी बात। अच्छा एक और बड़ी अच्छी ये जो आपने बात कही है, इसमें सबसे आप लोगों की प्रोफेशन में एंड जैसे आपने कहा बैंकर या कोई भी प्रोफेशन में फ़र्क ये कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अपनी जान बचाते हैं वो लोग जो दूसरे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर इन लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये सबसे पहले दूसरों की जान बचाने के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, चाहे वो आम शहरी हो या कोई भी पर्सन हो। तो अपनी जान बाद में, पहले बीइंग अ पाकिस्तान, बिकॉज आई फील वेरी प्राउड, आई एम प्राइड ऑफ पाकिस्तान, आप प्राइड ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, बात हो रही है लुबना तिवाना की, ज़रा सा यहाँ पर चलते हैं। कभी ऐसा आपने कहा जी गिराव हो गया, हम फंस जाते हैं, कभी किसी को गन आपने शूट किया हो या किसी की पिटाई बहुत ज़्यादा की हो, ये बताएं ज़रा। हम यहाँ से भी सुनते हैं ये दबंग लेडी ने कुट किसकी लगाई है हंस रही है। कि वैसे तो पुलिस में अलाउ नहीं है, ठीक है, कि हम किसी को मारें पीटें या तशद्दुद करें। हमारे सीनियर्स भी इस बात को पसंद नहीं करते, हमें लॉ भी इजाज़त नहीं देता इस बात की। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो जाए कि हम तो नहीं चाह रहे, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई एकदम से क्राउड आ गया, तो उस वक्त अपने आप को सेव करने के लिए या उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कभी कोई हाथापाई की सिचुएशन हो जाए, तो उसमें कभी ऐसा हो सकता है। तो हाँ किया इसका मतलब ऐसा एक दफ़ा हुआ था और उसमें आदमी थे, उसको कूटा पकड़ के अच्छी तरह से। जब वो उसने कहा ना कि एक दो तो और मार उसने वो फिर हमने उसको अपने आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब भेजा तो वो जाके मेरे सीनियर के सामने रोने धोने लग गया कि जी मुझे बहुत मारा है। तो उन्होंने कहा तुम्हें किसने मारा है? कहने लगा वो एक लेडी थी। तो उसने कहा कि तब जब सिचुएशन ऐसी होगी तो हो गया होगा। उसने कहा हमको ये डर नहीं है, हमको ये अफसोस नहीं है कि हमको मारा, हमें ये कि हमको एक लड़की ने मारा। तो वो बड़ा रो रो के ना ये कहानी हर जगह सुनाता था कि जी मुझको एक लड़की ने मारा। तो लेकिन ये कि कभी-कभी ऐसा होता है सिचुएशन, ऐसी कई दफ़ा सिचुएशंस आई हैं। अब जैसे जब मैं 96 में मैं उस वक्त विमेन पुलिस स्टेशन में थी, तो हम
एक सच्चल के आगे का एक इलाका है, वहाँ पे गुलजार हिजरी के पास जी। हमें एक कंप्लेनेंट को वहाँ से लेकर आना था, जिसको उन्होंने बंद करके रखा हुआ था अपने पास, हब्स बेजा में रखा हुआ था। तो मैं नई नई उस वक्त पुलिस में आई थी, हम चले गए अपनी मोबाइल के साथ, रात के वक्त में हम गए। छापे हमेशा रात में पड़ते हैं, अच्छा। ठीक है। अब जब हम गए तो मुझे आइडिया कोई नहीं था कि ये ओड आप समझते हैं जो ये होते हैं ना खाना बदोश जिनको हम कहते हैं, अच्छा, वो उस टाइप के लोग थे और वो पूरी उनकी बस्ती थी। हमें वहाँ से उस लड़की को लेकर आना था निकाल के, ठीक है। उसके ससुरालियों ने कुछ उसको वहाँ पे कैद करके रखा हुआ था, हैरेसमेंट लाइक हो जी। गया। जब हम गए तो हमने उस लड़की को भी रिकवर कर लिया, उसको हमने अपनी मोबाइल में भी बिठा लिया, लेकिन वो इतने सारे थे कि उन्होंने चारों तरफ से हमारी मोबाइलों को घेर लिया। अच्छा, हम मोबाइलें अब जैसे ही हम स्टार्ट करके वहाँ से निकलना था ना, तो हमारी एक लेडी ASI थी, सकीना उनका नाम है, वो मोबाइल से नीचे रह गई। अब हम क्या करें उसको, अब हम अपनी साथी को अकेला नहीं छोड़ के जा सकते थे वहाँ से। बड़ी वो उस वक्त दिंगा मुश्ती हुई और उसमें, हाँ, लेकिन हमने अपनी उनको ASI को नहीं छोड़ा, किसी भी तरह से हमने उस वक्त मार धाड़ करके या जैसे भी हमने अपनी ASI को अपनी मोबाइल में डाला, फिर हम वहाँ से निकले। तो बाज़ दफ़ा ऐसी भी सिचुएशंस हो जाती हैं। पूछा नहीं सकीना तुसी किथे रह गए? वो सकीना बड़ी जीदार हमारी लड़की थी, और मतलब उसके बगैर तो हम कहते हैं वुमेन पुलिस पूरी नहीं थी। ये बात हुई ना सकीना, आई सैल्यूट यू। देखे ना आपकी लुबना। अच्छा लुबना जी, मैं आपके साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन रहता है, और बहुत सारी खवातीन के लिए जब भी मैं कभी किसी से बात करना चाहती हूँ तो आप पहले उसकी कोई ना कोई बहुत अच्छी तारीफ करती हैं। ये एक लेडी का प्रॉब्लम चल रहा था फैमिली का, तो मैंने इनसे बात की, तो मुझे उनके पास चली जाओ, उनसे बात कर लो, ये फ़ोन पे इनको बुलवा लो, फिर उनकी बड़ी ज़बरदस्त बताती हैं कि उनका कि क्या प्रोफाइल है। तो ये इतनी मेमोरी रखना, और आपने एक जब आप माशाल्लाह ये वुमेन प्रोटेक्शन देख रही थी, तो वुमेन्स प्रोटेक्शन की हेड लीड कर रही थी माशाल्लाह, तो सारी जितनी भी और डिपार्टमेंट में सब खवातीन इनके उसमें चल रही थी डोमेन में। तो आप मुझे हैरान कन बता, आपको कैसे याद रहता है यार इस लेडी में ये कैपेबिलिटी, इस लेडी में ये कैसे याद रहता है? देखिए, ये बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, जब जो काम आप खुद कर रहे होते हैं ना, वो आपको कभी नहीं भूलता। 19-20 हो सकता है, लेकिन आपको भूलता नहीं है वो। ये फार्मूला बड़ा ओके है। हाँ, तो जिन अपना लड़कियों के साथ मैंने काम किया हुआ है, या जिस पुलिस पार्टी के साथ काम किया है, ऑफिस में काम किया, तो जो काम तो मैंने खुद किया हुआ है, प्रैक्टिकली मैं उनके साथ शामिल रही हूँ, तो वो फिर मैं उनको नहीं भूलती हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि वक्त के साथ कोई नाम 19-20 हो जाए या वाकया थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन वो आपको हमेशा याद रहती है, वो चीज़ जो आप प्रैक्टिकल खुद कर रहे होते हैं। इसका ये भी कह सकते हैं कि आपका एक अच्छा इसमें ताल्लुक़ रखना चाहती हैं, आपके अंदर खुद एक हम्बलनेस है, और आप सिंसियर है अपनी प्रोफेशन के साथ भी, और जिनके साथ आप लीड कर रही हैं, जिनको लेके चल रही हैं, आप चाहती हैं कि मैं इन सबको अपने साथ लेके चलूँ। ये इंस्पिरेशन बड़ी। देखिए, उसके लिए ये एक तो जैसे जब आप कहीं कमांड कर रहे होते हैं ना, तो आप लीडर होते हैं। तो अगर आप लीडर बन के, आपका दिल अगर छोटा होगा, दिल बड़ा नहीं होगा, आप बड़े दिल से अपनी जितनी टीम है उसको जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो आप खुद भी कामयाब नहीं होंगे। और जब आप अप्रिशिएट करते हैं ना किसी को, तो जो आपकी टीम होती है उसका हौसला बढ़ता है। अगर उसमें अगर कोई वीक भी है ना, तो आप उसे थोड़ा सा कह दें, भाई तुम जैसा तो कोई है ही नहीं, आप देखें उसमें एक एनर्जी आ जाएगी कुछ ना कुछ करने की। बहुत प्यारी बात कही। तो ये एक अच्छे लीडर, एक अच्छे सुपरिटेंडेंट को, एक अच्छे ऑफिसर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी जो टीम है उसको हमेशा अच्छा अप्रिशिएट करे, उसको मोटिवेट करता रहे। जब ये WCPC वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल का मैंने FIA से वापस आके पुलिस में चार्ज लिया, तो ये बस ऐसी एक डल किस्म का वो ऑफिस था हमारा। फिर मैंने इसमें सबकी मीटिंग बुलाई अपनी सारी, तो उसमें से 8-10 तो वो लड़कियां निकली जो ऑलरेडी जब मैं पुलिस में थी तो उस ज़माने में मेरे साथ होती थी। तो उनकी जब मैंने वो पुराने किस्से दोहराए, तो जो नई लड़कियां थी उनमें बड़ी मोटिवेशन आई ये बात इस तरह की। तो मैं उनको जब वो मोटिवेट करती थी, तो हमारी एक टीम दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग टीम बन गई माशाल्लाह। और फिर हमने उसके ऊपर बहुत अच्छे काम किए कि बड़ी हमें अप्रिसिएशन सीनियर्स की तरफ से भी मिली। और अब मैं जो सवाल करने वाली हूँ, लेकिन अभी ब्रेक लूँगी। जैसे इन्होंने कहा ना कि अप्रिसिएशन रिवॉर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, और जब तक हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते और उनसे बकअप नहीं करते कि आप बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, बहुत अच्छा काम किया, वो निखर के सामने नहीं आता। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान में, और मेरे साथ हैं एसपी लुबना टिवाना साहिबा, और बात करेंगे उनकी जर्नी की। ऑफ कोर्स हमने बात की और बहुत सारी गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि एक पावरफुल लेडी होने के लिए कॉन्फिडेंस और एप्रिसिएशन और डे बाय डे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है, लेकिन आपका एम और गोल होना चाहिए। जब तक आपका कोई मकसद नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्रोफेशन को चूज़ भी मत करें। इन्होंने देखा अट्रैक्शन, एक हुब्बुल वतनी, इन्होंने उस फील्ड को चूज़ किया और माशाल्लाह कंटिन्यू 28 साल से वो इस प्रोफेशन अपने फोर्स को लेके चल रहे हैं। और चलते हैं एक बार फिर वार्म वेलकम आपको मैम। मैम, जिस तरह आपने अपनी जर्नी का जिक्र किया मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में, और वाकई में आप हम सब के लिए इंस्पिरेशन लेडी हैं, डायनामिक लेडी भी कह सकती हूँ। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की एक ख़ास आपकी अब जद्दोजहद है, मैं ये कहूँगी कि आपने बहुत सारे डोमेन में अपनी ज़िंदगी को मुश्किल हालात में फ़ेस किया और ये लोगों को सेव भी किया। कभी कभी दहशतगर्द हमला कर देते हैं, और एक लेडी होके जब भी मैं जहन में हमारा ख़वातीन का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो हम कहते हैं डरपोक होगी, लेकिन आप जब कहती हैं कि मैं खुद भी अपने आप को सेव करती हूँ और मैं अपने दोस्त और जितने भी जो लोग हैं और फिर वो लोग जो आम आवाम है, कोई मुश्किल में उसको भी सेव करती हूँ, तो ये जो दहशतगर्द जब आते हैं आपका पहला क्या अमल होता है कि हमने कैसे अपने आप को बचाना और अपने मुल्क का नाम कैसे बचाना है? देखिए, नॉर्मली जब हम किसी रेड पर जाते हैं तो वो भी एक तरह से हम दहशतगर्दी ही के उसमें होते हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं हमें नहीं पता होता जिस जगह हम रेड कर रहे हैं तो वो कौन लोग हैं, कहाँ हैं, उनके पास क्या क्या तैयारी है। फिर हम जब जाते हैं तो हम उनके टारगेट पे होते हैं। जैसे उसकी मैं 2 मिसालें इस तरह से दूँ। एक तो ये कि जब मैं 97 में पुलिस में ही थी तो हमें एक इत्तला मिली कि एक बच्चा है उसको किडनैप किया हुआ है, और उसकी इत्तला है कि वो ये PIB वहाँ पे किसी घर के अंदर उन्होंने उस बच्चे को रखा हुआ है। तो उस वक्त जो SSP थे वो थे गुलाम महमूद डोगर साहब। मुझे भी कॉल आ गई SHO विमेन भी आ जाएं इसमें जाने के लिए, हम भी चले गए। तो जब हम वहाँ PIB की छोटी छोटी गलियाँ थी, हम उधर जब हम पहुँचे तो जिस बिल्डिंग में हमें इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे हम नीचे रुक गए। तो अभी हम नीचे रुके ही थे कि ऊपर से फायरिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो जो SSP साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि लुबना आप केयरफुल रहना। मैंने कहा सर आप मेरी फिक्र नहीं करें, आप बस अपना मूवमेंट आप जारी रखें। यानी कि एक तो छोटी गलियां, फिर और लोगों के घर भी, ये हाँ, तो बड़ा वो भी थे। और फिर डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो गई थी हमारे ऊपर, पूरी हमारी टीम थी। ठीक। तो महमूद डोगर साहब वो सबसे ऊपर, उनसे आगे 2 बंदे थे, फिर सेकंड वो थे, उनके पीछे फिर 2-3 हमारी टीम के लोग थे, फिर मैं थी पीछे। लेकिन वो उन्होंने इतना क्विक एक्शन किया कि वो बस फायरिंग में से ही निकलते ऊपर पहुंच चुके थे। और वहाँ से जाके उन्होंने बच्चे को रिकवर करके फिर हम लोगों का लिंक आपस में बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा था। तो यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी आपकी। फिर हमने अपने आप को भी सिक्योर करना था, उधर उसको भी और उस बच्चे को भी। तो बस सर ने ये किया कि बस बच्चे को उन्होंने उठाया गोद में और लेके गाड़ियों की तरफ हम निकले। फिर आगे जाके हम जो है सेफ एरिया में पहुंचे। तो उस वक्त वो देखी जाए तो एक दहशतगर्दी ही की वो थी, बिल्कुल सिचुएशन थी। दूसरा, जब मैं FIA में थी तो एयरपोर्ट पे हमला हुआ था। अच्छा, सबको याद है ये, मेरे ख्याल में 2013-14 ऐसे ज़माने की बात है। तो उस वक्त मैं नाइट ड्यूटी के लिए अपनी जा रही थी, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में एंटर हुई तो एकदम चिंगारियाँ सी, रात को 11 बजे शुरू होती थी नाइट ड्यूटी, तो चिंगारियाँ से नज़र आई। तो मैं सोचते जा रही थी कि नबी ना ईद है ना शबरात है ना कुछ है, तो ये किसने पटाखे किस बात के पटक रहे हैं। ये सोचते अंदर चले गई, अपने ड्यूटी पॉइंट पे पहुंची। तो कोई 5 मिनट बाद वहाँ पे अफरा तफरी मच गई। एयर जो फ्लाइटें लगी हुई थी उनसे पैसेंजर्स को उतार के वापस लाउंजेस में लाना शुरू कर दिया। पता चला जी दहशतगर्दों ने वहाँ पे हमला कर दिया एयरपोर्ट पर बैक साइड से। तो पूरा मतलब सिचुएशन ऐसी इमरजेंसी की हो गई है। ASF वाले अपने उसमें लग गए। फिर उन्होंने हमें कहा
कि आप लोग ये सारी जगह छोड़ के, हम लाउंज एरिया में होते थे ना इमिग्रेशन में, तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि आप लोग जाके ना अंदर कहीं कमरों वमरों में छुप जाएं। मैंने कहा हम छुपे वुपेंगे नहीं, हम यहीं पर रहेंगे, लेकिन हम अलर्ट रहेंगे ताकि हमारा ये जगह भी खाली ना हो और हम उसको फेस भी करें। फिर हमने ये किया। उस वक्त जो मेरे एडिशनल डायरेक्टर थे वो थे जावेद अकबर रियाज साहब। फिर उनको इत्तला दी कि सर ये इस तरह यहाँ पे हमला हो गया, क्योंकि रात का वक्त था, वो तो उस वक्त ड्यूटी पे नहीं हो सकते थे। उन्होंने हमें जो डायरेक्शन दी, फिर फटाफट हमने अपनी अराइवल और डिपार्चर दोनों शिफ्टों के हमने बंदे काउंट किए कि कितने बंदे हमारे उसमें हैं। फिर सबको समझा दिया कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने इधर मूव करना है, इधर सिक्योर करना है, इधर से आपने अगर पैसेंजर्स जो अगर आ जाएं आपने उनको भी संभालना है। तो हमने अपनी जगह नहीं छोड़ी, लेकिन हमने उसको सारे को फेस किया। और रात के 3 बज गए थे। फिर जब वहाँ से आर्मी वाले आए हैं, उन्होंने फिर टेक ओवर किया है। तब तक फिर वो उनके दहशतगर्दों को भी उन्होंने काफ़ी सारों को मार गिराया था उस वक्त तक। यानी कि आपने अपने आपको ये फील नहीं किया कि मैं एक लेडी हूँ भाग जाऊँ, बल्कि आपने अपनी पोस्ट देखी कि मेरे पास इस वक्त जिम्मेदारी कौन सी और मुझे अपने आप को बाद में औरों को पहले सेव करना है। ये बड़ी बात है। मैं खुद इंचार्ज थी, अगर मैं ही जाके छुप के बैठ जाऊँ तो मेरा स्टाफ तो फिर वो तो मुझे नहीं आगे लिफ्ट कराएगा, वो कहेगा ये तो डरपोक किस्म की है। हाँ, वो कैसे मेरी कमांड में आएंगे फिर? तो फिर कैसे आपकी इतनी इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें आपको मिलेंगी? ये देखें ना, आपकी गवर्नमेंट ने आपको अप्रिसिएशन रिवॉर्ड दिए, माशाल्लाह इतने बैजेस भी आपको लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। और एक ट्रेनिंग आपने ली, आपने उस वर्दी का मान सम्मान रखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बात हम ऑफ कोर्स आगे चलते हैं, और फिर आपने ये डिफरेंट फील्ड को आप जो आगे चलते गए, वो डोमेन्स में आती रही, क्योंकि आपको जैसे आपने कहा कि पुलिस से फिर आपको FIA, फिर वुमेन प्रोटेक्शन, और डिफरेंट आप सब सेल में डिफरेंट वर्क करती रही हैं। क्या समझती हैं कि मेरा अभी और क्या फोकस है? 28 साल तो आपने माशाल्लाह दे दिए, आगे क्या फोकस आपका और मज़ीद क्या है, या फ्यूचर में और क्या सोचा कि ये कुछ रह गया, मैंने ये करना है? कभी ऐसा सोचा है? हाँ, सोचती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे अगर मौके मिलें तो मैं और इससे अच्छा करूँ। अच्छा करने से मुराद देखें, अब जो पढ़ने लिखने के दिन थे वो तो गुजर गए, ठीक है। जो पढ़ा लिखा था उसको यूटिलाइज़ भी कर लिया। अब कोई ऐसा काम करूँ कि जिससे मेरी वजह से और लोग कोई मेरे से फ़ायदा उठा सकें। कोई ऐसे काम करूँ। अभी मैं बड़ी सेटिस्फाइड होती हूँ जब मैं ये WCPC में ही काम कर रही थी, और मेरे पास SC लेडीज़ और लड़कियाँ, यंग एज की लड़कियाँ इतनी डिसहार्ड पोजीशन में आती हैं, और जब वो मेरे से मिल के और मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, उनको अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी हिम्मत बंधाती हूँ, उनको तसल्ली देती हूँ कि तुम में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे लिए। तो जिस वक्त वो मेरे ऑफिस से जब जा रही होती हैं तो आती हैं तो रो रही होती हैं, और जब जा रही होती हैं तो उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है, उनमें एक लगन होती है। वो कहती हैं नहीं अब मैंने तो, फिर अक्सर तो मुझे कहती है मैं आपके पास आके बैठ जाया करूँ कुछ दिन, कुछ सीखूँ आपके पास। तो मैं कहती हूँ कि हाँ आ जाओ, जितना बैठना है मेरे पास बैठो, अगर सीख सकती हो कुछ सीखो, मैं तो कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ ना। तो वो जब वो कॉन्फिडेंस से वापस जाती हैं या सेटिस्फाइड होके जाती हैं, तो वो मुझे अपनी कामयाबी नज़र आती है। अब मैं और किसी के लिए क्या कर सकती हूँ? देखिए जैसे बहुत कुछ है अभी करने के लिए, एक अवेयरनेस है, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं, या अगर राइट्स हैं तो वो उसको किस तरह से हासिल कर सकते हैं। और अगर आप उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लॉ दे सकते हैं तो ये भी आप किसी का बहुत बड़ा मसला हल कर देते हैं। पिछले दिनों मेरे पास 2 ऐसे केसेस आए, उसमें एक खातून आई, 2 घरों की मालिक वो खातून, बेवा हो गई, 2 ही बच्चे, एक बेटा एक बेटी, और एक घर में बेटा और बहू के साथ वो ख़ुद भी रह रही हैं, और घर भी अच्छा उनके पॉश एरिए में है। लेकिन वो इतनी डिसहार्ड थी, जैसे बंदा होता है ना कि बस अब ज़िंदगी में कुछ रह ही नहीं गया। वो अपनी बेटी के साथ आई मेरे पास, और उन्होंने बताया कि उनका बेटा और बहू जो है बस उनकी ये विश है कि किसी तरह ये घर से निकल जाएं। तो इस तरह का सिनेरियो बनाया हुआ है घर में कि जैसे ड्राइंग रूम है तो वो अपने ही घर का ड्राइंग रूम यूज़ नहीं कर सकती, अपने ही घर के किचन के सारे बर्तन यूज़ नहीं कर सकती, सिर्फ एक कमरे में उनको रख दिया हुआ है। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको ना डरने रोने की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अब एक पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2021 पास हुआ है। उसके तहत अगर माँ बाप का अपना घर है या माँ बाप खुद किराए के घर में रह रहे हैं और उनके साथ उनका बेटा और बहू या और भी कोई लोग रह रहे हैं,
तो वो पेरेंट्स को नहीं निकाल सकते उस घर से, पेरेंट्स उनको उस घर से निकाल सकते हैं। तो अब पेरेंट्स को रोने धोने की ज़रूरत नहीं है अगर उनका अपना घर है, ख़ास तौर पे कि जो बेटा कह रहा है कि आप यहाँ से निकल जाओ, या वो इतना तंग कर रहा है कि माँ बाप खुद तंग होकर निकल जाएं, तो अपना घर आपको छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको तंग करे, हाँ, तो अब ये क्या है कि ये अब मैं, जैसे मेरी जॉब अब ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में, ज़रा रिटायरमेंट हो जाएगी, तो मैं अभी भी जो कुछ कर सकती हूँ वो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं लोगों को एक अच्छी अवेयरनेस दे दूँ, या मैं कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करूं जहां से मैं इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। मैं नहीं कहती कि आप, अभी मैंने क्या इंट्रो में कहा, एक हम्बल लेडी है, रहम दिल इतनी है, और आपके अंदर एक सिंसेरिटी उनसर बहुत है, काइंड बहुत है, मेहरबान बहुत है, और ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने आपके दिल में एक रूहानियत, मैं कहूँगी, वो नज़र आती है मुझे। एक और बात आपको बताऊं, अक्सर ऐसा होता है कि देखें, इंसान है ना, गलती करेगा, बेशक बेशक, ये तो जब इंसान पैदा हुआ तभी उसके उसने साथ ये गलती, चीज़ लग बिल्कुल गई थी कि वो सही। गलती करेगा, अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया और इंसानों के लिए एक मिसाल बना दिया कि जब मैं इतनी बड़ी हस्ती, तुम लोगों का क्रिएटर माफ़ कर सकता हूँ, तो तुम तो मेरे बनाए हुए बंदे हो, तुम क्यों नहीं एक दूसरे का कसूर माफ़ करते। बड़ी बात। तो जब मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते हैं कि जिसमें गलती तो कर चुकी होती हैं वो लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियों की मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि यंग एज की लड़कियाँ आती हैं, कोई मोहब्बत के नाम पे धोखा खा गई, कोई किसी वजह से, तो वो गलती तो कर दी, अब बजाय हम भी उनको सुनाने लग जाएं या उनको जलील करने लग जाएं कि तुमने ये क्या कर तो दिया, वो सुधर नहीं सकती, तो वो नहीं। मैं कहती हूँ कोई भी स्टेज हो लाइफ का, चाहे वो फैमिली मैटर हो चाहे वो ऑफिशियल हो, अगर किसी से गलती होगी, सबसे पहले आपका काम क्या है कि मैं जो करती हूँ, मैं पहले उसका सलूशन निकालती हूँ, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। जब सॉल्व हो गया, आराम से बैठ गए, उसके बाद उसको लेके बैठती हूँ, बच्चे ये तुम्हारी गलती थी, तुमने ये गलत किया। जैसे लड़कियां घर से भाग गई, फिर उस वक्त तो करवा दिया मसला हल, फिर मैं कहती हूँ तुमने अपने माँ बाप के साथ ज्यादती की है, तुमने जुल्म किया, अपने माँ बाप का घर छोड़ के भाग के उनको जलील करा के, तो वो बाद का स्टेज है। शुरू में कहना वो पहले मैंने उसको सिक्योर करना है, पहले मैंने उसको थोड़ा सा उस सदमे से निकालना है जिसमें वो थी, तो ये ज़रूरी होते हैं मामलात। यानी कि एट द स्पॉट, उसी वक्त मोमेंट में नहीं कहना, जब वो सोल्यूशन में आ जाए फिर वो कन्विंस भी हो जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, मैं एयरपोर्ट पर ही थी, मेरा ज़्यादा FIA में मेरी सर्विस रही है 21 ईयर्स, और इमिग्रेशन की वहाँ की जो पोस्टिंग थी ना, वो बड़ी सेंसिटिव पोस्टिंग होती थी, ज़रा सी गलती पे आपकी ड्यूटी गई, तो नाइट ड्यूटी ही थी मेरी, और उसकी अमेरिका और कनाडा की 2 फ्लाइटें एक साथ चल रही थी। अच्छा, उसमें मैं अंदर अपने ऑफिस में बैठी थी, बाहर मेरी शिफ्ट जो है वो काम कर रही थी, इतने मुझे शोर सुनाई दिया, मैं बाहर आई, देखा एक खातून बहुत बुरी तरह से गुस्से में शोर मचाया हुआ है। मेरा जो काउंटर ऑफिसर था, जिसके पास पासपोर्ट, जो ट्रांजिट पासपोर्ट होते थे, वो उसके पास हुआ करते थे। अब रात का वक्त था, कोई 3 बजे का टाइम था, फ़्लाइट खड़ी हुई थी जाने के लिए, पैसेंजर्स क्लियर होते जा रहे थे। नींद के झोंके में इंसान से गलती हो जाती है। उसने क्या किया कि एक फैमिली के पासपोर्ट उठा के दूसरी को दे दिए। अब बाद में ये फैमिली आ गई, अब देखा तो पासपोर्ट ही नहीं है, वो बेचारे ढूंढ रहे हैं, मुझे कोई नहीं बता रहा कि मैडम नाराज़ ना हो जाएं, गुस्सा करेंगी। मैं जब आई शोर सुन के, तो मैंने पूछा क्या है भाई जी, ये मसला हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब वो खातून, आप यकीन करिए, जिनको ड्यूल पासपोर्ट मिले हुए होते हैं ना, ये ज़मीन पे पाँव नहीं रखते पाकिस्तानी, तो उसने ना एयरपोर्ट को पूरा उधम मचाई हुई थी। मैंने पहले तो उसको बड़ा हैंडल किया, उसकी झूठी सच्ची तारीफ़ें करके कि भाई तुमसे बेहतरीन तो कोई है ही नहीं, यूं करके उसको थोड़ा सा मैंने नॉर्मल किया। ठीक है, जबरदस्त। उसको एक जगह बिठाया, फिर मैंने अपने दोनों मेन कैरेक्टर को आपने हैंडल कर पहले लिया, उसको कंट्रोल किया। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अभी जो है ना वो बोर्डिंग शुरू हो गई है फ्लाइट की, एक गेट पे एक को खड़ा किया, दूसरे गेट पे दूसरे को किया, और अनाउंसमेंट करवाते गए, जी ये फला पासपोर्ट इस नाम के हैं, दे दें दे दें दे दें। जब लास्ट पैसेंजर जहाज़ में चढ़ने लगा ना, तो वही आखिरी अब हमारी उम्मीद थी, वो उसने ला के पासपोर्ट दिए, जी ये मैं गलती से ले आया। आप यकीन करें, आधे घंटे अनाउंसमेंट चली और उस फैमिली ने उठा के वो पासपोर्ट नहीं दिए। जब वो जहाज़ में एंटर होने लगा, उसने कहा अब ऐसा ना कोई सर्च वर्च ही शुरू हो जाए, तो उसने वो दिए। बहरहाल वो पासपोर्ट उस खातून को दिए, 2 बच्चे उसके साथ थे, उनको भेज के उसके बाद हम आराम से बैठे। फिर मेरे उसने सब इंस्पेक्टर था वो उस वक्त, तो उसने कहा मैडम आपकी जगह कोई और मेरा इंचार्ज होता ना, तो पहले मेरा तो खून चूस लेता, फिर ये कोई हल निकालता।
कहने का मकसद है उससे तो गलती हो गई, अब मैं उस वक्त उसको पहले उसकी रिपोर्ट बनाऊं, ये करूं वो करूं, भाई मुझे पहले मसले का हल करना है। मसले का हल है। जहाज चला जाए उसके बाद तुम भी इधर मैं भी इधर। जबरदस्त। तो ये होनी चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें अल्लाह पाक ने, देखे ना आपको कितना माशाल्लाह भी आप इतने लॉन्ग जर्नी से गुजरी हैं और ये एक्सपीरियंस बोल रहा है आपके अंदर। अच्छा, खुदा भी कुछ लोगों को मुंतखब करता है कुछ लोग काम के लिए, और अल्लाह पाक ने आपको शायद इसीलिए जो है ना वो, कि आपने बड़ी प्यारी बात की है कि वो क्रिएटर जो है हमें पैदा करने वाला हमें माफ़ कर देता, तो हमारे अंदर क्यों नहीं वो सलाहियत है कि हम बहुत सारी लोगों की गलतियाँ सुधार लें, उनको मना कर दें, उनको समझा लें, उनको एक अच्छे वे पे लें। तो आई सल्यूट यू, आप कितनी प्यारी प्यारी, दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा मैं आपसे भी कुछ सेशन लेना शुरू, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाइएगा आप, बहुत सारे लोगों के घर बस जाएंगे, बहुत सारे लोग अवेयरनेस जिनको नहीं है वो मिल जाएगी। जाते जाते टाइम तो मेरा ऐसे लग रहा ही नहीं है, यकीन करें लुबना जी, पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। ज़िंदगी में कोई विश अभी आपने जैसे कहा, मैंने पूछा तो आपने कहा कि मैं कुछ अभी ये अच्छा अच्छा करना चाहती हूँ, तो सोच लिया आपने अच्छा करने का, इससे बेहतर और क्या अपना डिसीजन होगा। आप अपने नाज़रीन को प्राइड ऑफ पाकिस्तान के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज कर दें, ये कैमरा है आपका। जी, मेरा मैसेज यही है कि देखें, अपने दिल और दिमाग को पॉजिटिव रखें। हम जितना अच्छा किसी के लिए सोचेंगे उतना अच्छा हमारे लिए भी कोई सोचेगा। अगर मैं बाज़ दफ़ा परेशान होती हूँ और चलते चलते मुझे कोई सहारा, आसरा या कोई ऐसी हेल्प मिल जाती है, तो मेरा भी यही होना चाहिए कि मैं, जब अल्लाह ने मेरे लिए एक वसीला बनाया है मदद का, तो मैं किसी दूसरे के लिए। दूसरा एक बात मैं और सोचती हूँ कि हम दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए, हमें अल्लाह ताला ने मुंतखब किया होता है किसी दूसरे के लिए, जो हमें महसूस नहीं होता। लेकिन हम जो लोग ये सोचते हैं ना कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाए, उस सोच से निकल के सोचें कि मैं किस तरह किसी दूसरे के काम आ जाऊँ, मैं किस तरह किसी के लिए हेल्पफुल हो जाऊँ। और अगर कोई आपके साथ फेथफुल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप भी उसके साथ उतनी ही ईमानदारी के साथ चलें। ये जो पॉलिसी होती है ना कि एक दिन की दोस्ती और फिर चलो जी कभी वक्त पड़ेगा तो देखी जाएगी, तो ये इस तरह की सोचों को अपने से अलग करें और पॉजिटिव हों इंसानियत के लिए। आप जितना इंसानियत के लिए अच्छा सोचेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा सोचेगा। मैसेज आपने सुना, एसपी कंप्लेंट सेल ईस्ट से लुबना तिवाना हमारे साथ थी। थैंक यू सो मच। आपने और एक और बात चलते चलते कि अपने बड़ों की इज्जत करें। क्या बात है, जिसने बड़ों की इज्जत नहीं की ना, बड़े का वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन जब आप बड़े होंगे और आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा तो उस वक्त कैसा महसूस करेंगे। तो इस चीज़ को कभी ना भूलें। खूबसूरत बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डिनर शो, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मेरे इस प्रोग्राम में डिफरेंट शख्सियात आती हैं और मेरे प्राइड ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनती हैं। कहने का सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे। ये उन्हीं ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो वाकई में अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बना देती हैं कि लोग उनके फॉलोवर्स हो जाए। अपना कोई ना कोई मकसद रखिएगा। बेमायने ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, बेमकसद ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। ज़िंदगी से यही एक अपने साथ एक अहद कर लें, वादा कर लें कि जिस तरह मैम ने कहा कि अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ सोच के जिएंगे तो देखिएगा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।